तो चलिए आज डिकोड करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक अल्टीमेट जीरो कॉम्प्रोमाइज एक्सप्लेनर है स्पेसिफिकली नीट 2027 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से आपका एक भी मार्क ना कटे तो यू आर इन द एग्जैक्ट राइट प्लेस। हम एक एक एनसीईआरटी लाइन को यहाँ स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। लेट्स जंप राइट इन। हियर इज आवर रोड मैप फॉर टुडेज एक्सप्लेनर। पूरा मैक्रो टू माइक्रो टू क्लिनिकल जर्नी कवर करेंगे। फर्स्ट, organs and human anatomy. Second, mechanism of breathing. Third, volumes and capacities. Fourth, gas exchange and transport. Fifth, neural regulation. And finally, respiratory disorders. चलिए शुरू करते हैं। Section 1, Organs and Human Anatomy. We are going right from evolution all the way down to the alveoli. ये टेबल ना मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए एकदम क्लासिक एरिया है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा को देखो, दे जस्ट यूज देयर बेसिक बॉडी सर्फेस। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन और इसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि एक ह्यूज टारगेट है एमसीक्यूज के लिए। इंसेक्ट्स यूज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। फिश ऑब्वियसली यूज गिल्स क्योंकि वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है। फ्रॉग्स एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग हैं। दे यूज गिल्स जब वो लावे होते हैं और अडल्ट्स बनने के बाद वो मॉइस्ट स्किन और लंग्स दोनों यूज करते हैं। एंड मैमल्स लाइक अस, वी यूज कॉम्प्लेक्स लंग्स विद एल्वियोलाई। इसका सिंपल रूल ऑफ थंब याद रखना, एक एनिमल का हैबिटेट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करती है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेट्स ट्रेस द ह्यूमन एयरवे स्टेप बाय स्टेप। हवा हमारे नॉस्ट्रल से एंटर करके नेजल कैविटी में आती है जहां इट्स नाइसली फिल्टर्ड एंड वार्म्ड। फिर आता है फेरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। नेक्स्ट इज द लैरिंग्स, आवर वॉइस बॉक्स। अब यहाँ ध्यान से सुनो। एपिग्लॉटिस, जो कि एक लीफ शेप्ड कार्टिलेजिनस फ्लैप है, कवर्स द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing। क्यों? ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए। वहां से एयर ट्रेवल्स डाउन द ट्रेकिया। ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो उसे कोलैप्स होने से बचाते हैं। फाइनली ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच होके हमारे एल्वियोलाई पर एंड होता है। अब आते हैं मेन रेस्पिरेटरी जोन पर। आवर लंग्स होल्ड रफली 300 टू 400 मिलियन टाइनी ग्रेप लाइक एल्वियोली। अगर आप इन्हें स्प्रेड करें तो ये 70 टू 80 स्क्वायर मीटर्स कवर करेंगे। दैट्स रफली द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। ये मैसिव सरफेस एरिया रैपिड गैस डिफ्यूजन के लिए एकदम एसेंशियल है। और इन लंग्स को प्रोटेक्ट करती है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और ध्यान रखना एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है टू कीप द लंग्स कंप्लीटली ओपन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी हम हवा पंप कैसे करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हमारी बॉडी बिना किसी मैकेनिकल पंप के हवा अंदर खींचती कैसे है? वेल, ये बॉयल्स लॉ पर बेस्ड है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। सिंपली पुट, अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर का प्रेशर गिरेगा। हमारी बॉडी में एग्जैक्टली यही होता है। जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है और बूम, एयर नेचुरली अंदर रश करती है। लेट्स कंपेयर द टू फेजेस डायनामिकली। इंस्पिरेशन ना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें एटीपी यानी मसल एनर्जी लगती है। आपका डायफ्राम contracts and flattens out while your external intercostal muscles pull your ribs up and out. Chest expand होता है, pressure drops and you inhale. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज एब्सोल्युटली पैसिव। डायफ्राम रिलैक्स होकर वापस अपने नॉर्मल डोम शेप में आ जाता है, मसल्स रिलैक्स करती हैं और लंग टिश्यूज ऑटोमेटिकली रिकॉयल करते हैं। वॉल्यूम श्रिंक्स, प्रेशर राइजेस एंड एयर इज पुश्ड आउट। नो एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड। एकदम क्लियर है ये? Alright, Section 3, Respiration, Volumes, and Capacities. Basically, the numbers game. ये area meet के लिए एक major high yield zone है, जहाँ students अक्सर silly math errors करते हैं. Let's look at your base volumes. Tidal volume, जो कि आपका normal relaxed breath है, is about 500 milliliters. Inspiratory reserve volume, the extra air you can forcibly inhale, is massive, 2,500 to 3,000 milliliters. Expiratory reserve volume, 1,000 to 1,100 milliliters had. And now the most crucial point for your test, residual volume, जो कि 1,100 to 1,200 milliliters होता है. ये वो हवा जो हमेशा, always, lungs में रहती है to prevent them from collapsing. Focus point right here, guys. क्योंकि ये lungs से कभी बाहर आती ही नहीं. Residual volume can never be measured by a standard spirometer. ये silly mistake बिल्कुल मत करना. अब आते हैं कैपेसिटीज पर, जो इन्हीं वॉल्यूम्स का एक सिंपल मैथ है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस आईआरवी,
Expiratory capacity is dV plus ERV. Vital capacity is the maximum air you can breathe out after a maximum breath in, और total lung capacity लगभग 5800 ml होती है. पर यहाँ मेजर ट्रिक ध्यान रखना, कोई भी कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, लाइक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, उसे भी स्पायरोमीटर से डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता. ये सिंपल रूल याद रखना, इट्स एन एब्सोल्यूट लाइफ सेवर. सेक्शन 4, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट. अब हम माइक्रो लेवल पर जाएंगे. Imagine you are writing a red blood cell right from the alveoli down to the tissues. ये पूरा गैस एक्सचेंज ना पार्शियल प्रेशर के डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स पर स्ट्रिक्ट रूल की तरह काम करता है. एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या PO2 हाई होता है, एग्जैक्ट 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, while PCO2 इज ओनली 40. लंग्स में आने वाले वीनस ब्लड में ऑक्सीजन नेचुरली लोअर यानी 40 होता है और CO2 हायर यानी 45 होता है. इस स्टीप ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन एफर्टलेसली ब्लड में डिफ्यूज होती है और CO2 बाहर एल्वियोली में. बाय द टाइम ब्लड लीव्स एज आर्टीरियल ब्लड, इसका PO2 शूट होके 95 से 100 हो जाता है. इन एग्जैक्ट NCERT वैल्यूज को रट लो, एग्जाम डे के लिए लिटरली बहुत जरूरी है. ब्लड में आने के बाद 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है. इस ब्रिलियंट मैकेनिज्म से हमें मिलता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसकी क्लासिक सिग्मोइड या S शेप होती है. बट हियर इज वेयर इट गेट्स हाईली डायनामिक. लेट्स टॉक अबाउट द बोर इफेक्ट. जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड वर्किंग टिश्यूज तक पहुंचता है, वहां हाई CO2 और हाई एसिडिटी यानी हाई H+ आयंस होते हैं. ये फैक्टर्स लिटरली हीमोग्लोबिन को फोर्स करते हैं कि वो अपनी ऑक्सीजन वहां रिलीज कर दे. अगर आप इसको ग्राफ पर देखोगे तो इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं. अब वेस्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आता है? वेल, अबाउट 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और 23% हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है. पर CO2 ट्रांसपोर्ट का एब्सोल्यूट किंग है बाइकार्बोनेट आयन, कैरिंग अ मैसिव 70% ऑफ CO2. होता क्या है? रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का एक सुपर फास्ट एंजाइम CO2 और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो फिर बाइकार्बोनेट और H+ आयन्स में स्प्लिट होता है. बाइकार्बोनेट RBC से निकलकर प्लाज्मा में शूट होता है. पर वेट, सेल का इलेक्ट्रिकल बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा ना. सो एक क्लोराइड आयन इंस्टेंटली अंदर आता है उसको रिप्लेस करने के लिए. इस फेमस एक्सचेंज को ही क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं. Next up, Section 5, Neuroregulation of Respiration. Breathing automatic है, but it's governed by strict master controllers in the brain. हमारा प्राइमरी माइस्ट्रो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो मेड्यूला ओब्लंगाटा में होता है. ये आपका बेसिक ब्रीदिंग पेस सेट करता है. जस्ट अबव इट इन द पॉन्स वी हैव द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो एक स्विच ऑफ बटन की तरह एक्ट करता है टू लिमिट इंस्पिरेशन एंड प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ योर लंग्स. अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट सुनो, कीमोरिसेप्टर्स. ये केमिकल सेंसर्स कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं. अगर CO2 बढ़ेगा, दे ट्रिगर द ब्रेन टू ब्रीथ फास्टर एंड डीपर. यहाँ सबसे बड़ा PYQ ट्रैप क्या है पता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इन सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करने में बहुत इनसिग्निफिकेंट रोल होता है. द बॉडी केयर्स मच मोर अबाउट क्लियरिंग आउट द टॉक्सिक CO2. Finally, Section 6, Respiratory Disorders and our quick revision. Matching type questions frequently appear from here, so pay attention. First, asthma. ये बेसिकली एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है causing inflammation and spasms of bronchi and bronchioles, जिससे wheezing होती है. Second is emphysema. अपने नोट्स में अभी मार्क करो. Emphysema is strictly linked to cigarette smoking. ये आपकी delicate alveolar walls को डैमेज करता है, massively decreasing the respiratory surface area for gas exchange. Classic PYQ है ये. Finally, we have occupational respiratory disorders like silicosis and asbestosis. Long-term exposure to industrial dust से fibrosis होता है, which is a dangerous proliferation of fibrous tissues in the lungs. Okay, future doctors, it's time for a quick active recall challenge before we wrap up. Think fast. कौन सी capacity represent करती है volume of air remaining in the lungs after a normal expiration, जो alveolar collapse prevent करती है? Did you get it? The answer is functional residual capacity, or FRC, which is the exact sum of expiratory reserve volume and residual volume. अगर आपने ये बिना देखे सही guess किया, तो आपकी preparation बिल्कुल on track है. Keep revising, trust the process, और आप neat बिल्कुल पूर दोगे. Thanks for tuning into this